हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने बेसिकली कुछ डिस्कशन किया था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसके यूनिट्स क्या होंगे, इनके बारे में जनरली हमने डिस्कस कर लिया। तो आगे बात आती है हमारे पास कोई भी जो रिएक्शंस है उसके रेट को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। सिंपल जो रिएक्टेंट है उसमें तो चलो हम सिंपली कर देते हैं, भी कर दे एक्सप्रेस। पर जब बात आ जाती है एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हो, उस समय हम रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो आज हम उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। क्या हेडिंग होगी हमारी, एक्सप्रेशन ऑफ rate of reaction कब, when more than one reactant और प्रोडक्ट। जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो या क्या हो, प्रोडक्ट हो, उस समय हम किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या चीज़ है कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कब, जब हमारे पास क्या चीज़ दी हो, हमारे पास दी हो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिए हो उस समय। तो हेडिंग क्या बनेगी हमारे पास, expression of rate of reaction कब, when more than one reactant और product present। तो जैसे हम एक सिंपल सी रिएक्शन लेते हैं PCl5, जो हमारे पास, इसको हमने हीट किया तो ये हमारे पास टूटता है PCl3 और Cl2 के अंदर। अगर हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म्स में लिखें तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास होता है कि कितनी चेंज इन कंसंट्रेशन हो रही है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम रेट लिखना चाहे तो हमारे पास रेट किसका, PCl5 का क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास -D PCl और बाय में डेल्टा T। उसी तरह से इसका लिखेंगे तो क्या आएगा प्लस में, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्लस डेल्टा PCl3 बाय डेल्टा T। उसी तरह से ये भी प्रोडक्ट है तो इसका भी क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ रेट इन रिएक्शन, जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए हम इनमें हमारे पास क्या हो रहा है, एक नंबर हमारे पास PCl5 मॉलिक्यूल था, एक ही PCl3 बन रहा है और एक ही हमारे पास क्या बन रहा है, Cl2 बन रहा है। तो इसमें तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन से सेम सा रहेगा। पर जब बात आ जाती है हमारे पास एक से जब क्या हो, ज़्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो, उस केस में यानी इनके नंबर ऑफ मोल्स अलग हों। जैसे ये रिएक्शन है 2N2O5, ये हमारे पास बन रहा है 4NO2 और एक हमारे पास बनेगा O2। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है 5 to 10 8, ये रिएक्शन है। अब इसमें देखिए हमारे पास 2N2O5 मोल है, पर उससे कितने बन रहे हैं हमारे पास 4NO2 और एक O2 बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 हमारे पास NO2 के बन रहे हैं पर इसका 1 बन रहा है, तो इनका रेट तो क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इनको इक्विलाइज करना है। तो इक्विलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यानी जो वैल्यू दी होती है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि सारी वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये हम इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, माइनस, अब ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, -1/2 डेल्टा N2O5 बाय dt। उसी तरह से इसका लिखेंगे ये +1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T। ये हमारे पास प्लस डेल्टा O2 बाय डेल्टा T।
तो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी रिएक्शन है जनरली हम उसको ऐसे एक्सप्रेस करें। अब हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे कोई जनरल रिएक्शन हो सकती है, उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कोई भी ले सकते हैं। जैसे एक और करना चाहे तो हमारे पास क्या है, N2 है, 3H2 है, और हमारे पास क्या बन गया, 2NH3 बन गया। तो इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा T। उसी तरह से ये हमारे पास रिएक्टेंट है, तो -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T और +1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। इस तरह से एक्सप्रेस करें। अब बात आ जाती है हमारे पास क्या चीज़, बात आ जाती है कोई जनरल रिएक्शन है, जैसे इस प्रकार से है और ये हमारे पास टूट रहा है इस तरह से, यानी इसमें ये रिएक्टेंट हमारे पास बन रहा है। तो इसकी रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, ये रिएक्टेंट है तो माइनस इसका जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा और जो कंसंट्रेशन टर्म्स दी है उसको हम आगे लिख लेंगे ब्रैकेट में। उसी तरह से -1/b डेल्टा B बाई डेल्टा T। अब प्रोडक्ट आ गया तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो 1/x डेल्टा x अपॉन डेल्टा T और प्लस 1/y डेल्टा y अपॉन डेल T। इस तरह से कोई भी जनरल जो एक्सप्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल सा है, इस बेस पे सिंपल से न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन। कब, जब हम एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें ये क्राइटेरिया है कि उसका जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल है, जैसे हमें इक्वेशन दी हुई है 4 अमोनिया गैस मॉलिक्यूल और इसमें हमारे पास +5 O2 गैस ये दिया हुआ है और ये हमारे पास बना रहा है आगे 4 NO गैस मॉलिक्यूल और प्लस में बन रहा है हमारे पास 6 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो हमें पता है रिएक्टेंट है, इसके साथ क्या आएगा, साइन माइनस का आएगा। तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास -1/4 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। इसकी इसी तरह से लिखेंगे -1/5 डेल्टा O2 बाई डेल्टा T। और ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं तो ये प्लस में आ जाएंगे, डेल्टा NO बाई डेल्टा T। उसी तरह से +1/6 डेल्टा H2O बाई डेल्टा T। ये बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा। अब हमारे पास आगे क्या कह रहा है, इसमें ये देने के बाद कह रहा है इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड है। यानी हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका, ऑफ NO कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कहता है, निकालना है अपने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। पहला क्या कैलकुलेट करना है हमने, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, यानी NH3 कितना डिसअपीयर हो रहा है वो निकालना है। और दूसरा निकालना हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकालना है, यानी H2। तो हमें क्या दिया हुआ है, NO की कंसंट्रेशन दी हुई है, यानी क्या वैल्यू दी हुई है हमें, ये वाली वैल्यू दी हुई है, कितना चेंज हो रहा है इसके अंदर वो दिया हुआ है। ठीक है, और हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालना है। तो हमने क्या माना हुआ है कि ये जो रेट होते हैं रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का वो आपस में इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि हमने इनको स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले अमोनिया का निकालना है। तो जिसका निकालना है और जिसका दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, साइन से हमें कुछ नहीं लेना, ये तो साइन किसको रिप्रेजेंट करता होता है कि डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करता है।
तो हमें किसका निकालना है, डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये हमारे पास 1/4 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। ये किसकी इक्वल होगा, इसकी इक्वल होगा +1/4 और इसकी वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड दी हुई है। हम क्या निकालना चाहते हैं, हम ये वैल्यू निकालना चाहते हैं कितना होगा। तो ये अपने को पता है ये 4 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा इस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो रेट किसकी इक्वल आ गया 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसका रेट निकाल सकते हैं, डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया का। अब दूसरा हमें हमारे से पूछा गया किस चीज़ का, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर का पूछा गया। तो ये हमारे पास है वाटर और ये हमारे पास है NO। इनका हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो बिल्कुल आसान सा है, क्या करेंगे हम इन दोनों की इक्वल पुट करेंगे। हमने किसका निकालना है, वाटर का निकालना है। तो वाटर का क्या दिया 1/6 डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 और इसका रेट अपने को गिवन ही है कितना है 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। हम क्या निकालना चाहते हैं, ये डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। तो कैसे निकालेंगे, ये 6 उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 6/4 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये कट हो जाएगा 2 पे, ठीक है, और ये हमारा कट हो जाएगा इस तरह से। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 4.5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम सिंपल से जो न्यूमेरिकल है वो कर सकते हैं बहुत आसान से। ओके, तो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल MCQs में या 2 नंबर में आ सकते हैं। एक तो ये टाइप का न्यूमेरिकल, एक सिंपल सा इसी टाइप का न्यूमेरिकल होता है। उसमें आपको क्या दिया होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन दिया होता है। जैसे हम डिस्कस करते हैं जैसे हम एक डिस्कस करेंगे, क्या हमारे पास हमें दे रहा है कि एक रिएक्शन है N2O5। क्या हमारे पास रिएक्शन है N2O5 गैस फॉर्म में, और ये हमारे पास टूट रहा है इसके अंदर, ये टूट रहा है 4NO2 गैस प्लस O2 गैस के अंदर, ठीक है। इस तरह से ये टूट रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, ये क्लोज वेसल में की गया। तो कह रहा है इट वाज फाउंड दैट कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज। कंसंट्रेशन जो NO2 की है वो इंक्रीज की गई है कितनी 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर। तो हमने क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो पहले तो इसको रेट की टर्म्स में लिखेंगे, ये आ जाएगा -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी, और ये हमारे पास आ जाएगा +1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, और ये आ जाएगा डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी दी गई है NO2 की इंक्रीज, कितनी इंक्रीज हो रही है वो हमारे पास 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर इतनी कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज हो रही है। तो हमने क्या क्या निकालना है, कैलकुलेट नंबर 1 द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। और नंबर 2 निकालना है हमने क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन किसकी, ऑफ N2O5 की, ठीक है। तो पहले तो हम निकालेंगे रेट, रेट हमें पता है क्या है, इनकी चेंज इन कंसंट्रेशन जो होता है वही होता है। तो हमें दिया हुआ है NO2 की टर्म्स में दिया हुआ है, तो यहीं से हम रेट निकाल लेंगे। तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू 1/4, और इसकी चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी की गई है 2 × 10⁻³
बाय 5, ठीक है। तो नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ऊपर कितना है हमारे पास 2 × 10⁻³ तो ऊपर 2 है नीचे 20 है, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 0.2 × 10⁻³ और इसको ये ऊपर 2 है हमारे पास, नीचे कितना है 20, तो ये डिवाइड करेंगे हमारे पास तो कितना आएगा 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब हम करेंगे इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। या इसको हम कितना ले सकते हैं 1 × 10⁻³ भी ले सकते हैं। तो ये तो हमारे पास आ गया रेट आ गया किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। अब हमने क्या निकालना है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो जो हमारा रेट है ये वाली रिएक्शन का और इस वाली रिएक्शन को हम क्या लिखेंगे, इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T किसकी इक्वल है 1/4 और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई है N2O डेल्टा T वाली वैल्यू कितनी आई है 10⁻³ या कर लो कितनी 1 × 10⁻⁴। ये ऊपर जाके हमने ये चीज़ निकालनी है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 24 × 10⁻³ तो 2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 0, 5 10⁻³ और इसका डेसिमल हटाएंगे तो 5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारे पास हो जाता है क्या चीज़, रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल। तो आप सोलो करें, मैं इसकी असाइनमेंट या कुछ क्वेश्चन ग्रुप में डाल दूंगा। तो आगे इसी तरह से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसमें आपको डाटा गिवन होगा, जैसे उसमें क्या होगा, आपको टाइम दे दिया, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे आपको रेट दे दिया, ठीक है। तो एवरेज रेट पूछेगा, जैसे टाइम 0 था, कंसंट्रेशन कुछ ऐसी थी, 5 सेकंड हुआ तो कुछ कंसंट्रेशन इस तरह से कुछ होगी, ठीक है। कुछ भी दे सकता है वो डाटा आपको, इस तरह से कुछ वैल्यू दी होगी। तो आपसे पूछेगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालें। तो आपको बताया था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, किन्हीं 2 पोजीशन का टाइम ले लो और उनकी कंसंट्रेशन ले लो, उनकी सब्सट्रैक्शन कर लो और टाइम से जो डिफरेंस आ रहा है उससे डिवाइड कर लो, तो आपके पास क्या आ जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की दी है या प्रोडक्ट की, उसमें आपने देखना है। अगर आपको दिया हुआ है रिएक्टेंट तो आपको पता है माइनस साइन आता होता है, तो हम क्या लेंगे R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। जैसे R2 ये हमारे पास क्या है R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ये वाली वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। कितनी है ये -0.05 माइनस 0.01 अपॉन 10 माइनस 5। तो ये हम जब डिवाइड करेंगे यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेबल में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेबल दी होगी, बस आपने ध्यान देना है 2 टाइम कंडीशन ले लो और 2 कंसंट्रेशन कंडीशन ले लो, चाहे रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की। ध्यान रखना अगर रिएक्टेंट है तो उसके सामने साइन माइनस का लगाना है और प्रोडक्ट है तो उसके सामने साइन प्लस का लगाना है, और टाइम जो है वो गैप लेकर उससे डिवाइड कर दो, तो वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। तो हेडिंग क्या बनाएंगे हम, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यानी हीटिंग, तो हमें नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी चीज़ को लो टेम्परेचर पे करते हैं तो वो लेट होगा प्रोसेस, और उसी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो जनरली ये देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कब, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और कितना बढ़ जाता है,
हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने पे रिएक्शन रेट डबल हो जाता है। मीन्स अगर मान लो हमारे पास 273 है, उस समय रेट कितना था, 1 था। अब हम 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 10 डिग्री बढ़ा देंगे तो फिर 2 का 4 हो जाएगा। जितना 10 टाइम्स बढ़ाते जाएंगे इन 10 डिग्री की टर्म्स में, उतना रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता जाएगा। तो इसको हम क्वांटिटेटिवली इसी चैप्टर में अर्हेनियस इक्वेशन के नाम से वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे भी। क्वांटिटेटिवली कितना इफेक्ट पड़ता है, कितना बढ़ता है, कितना कम होता है रेट ऑफ रिएक्शन जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। अप्रोक्सीमेटली क्या कहता है हमारे पास, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। कब, एज राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। अगर हम 10 डिग्री गए टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तब। दूसरी बात आ जाती है हमारे पास प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने से भी हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जनरली, सभी में नहीं, कईयों में डिक्रीज भी करता है। तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है, जनरली, सभी में नहीं। कई रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर जाता है, तो वहां पे इफेक्ट अलग होता है, इसलिए जनरली का है। तीसरा आ जाता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा, जितनी कम होगी उतना कम। तो हम क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज। जितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी उतना। चौथी बात आ जाती है कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट हमने +1 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। वो सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अलर्ट कर देता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे, द कैटालिस्ट अलर्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अलर्ट का मतलब ये नहीं हम कहेंगे हमेशा इंक्रीज ही करता है, कई बार डिक्रीज भी कर देता है। तो अलर्ट का मतलब उसको चेंज करने का। द कैटालिस्ट अलर्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस बाय डिक्रीजिंग the amount of activation energy। जब हम एक्टिवेशन एनर्जी उसकी बात करेंगे तब क्लियर होगा भी एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ है। पांचवी बात आ जाती है सनलाइट। सनलाइट भी रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट करती हैं। तो कई रिएक्शन स्पेशली होती ही ऐसी हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती हैं, और ऐसी वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो क्या लिखेंगे, द सम रिएक्शंस आर कैरिड आउट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती हैं। दीज रिएक्शन आर नोन एज फोटो केमिकल रिएक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से लास्ट आ जाता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का जो नेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है 2NO गैस प्लस O2 गैस, हमारे पास बना 2NO3 गैस। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है,
और उसी तरह अगर हम क्या ले लें, अगर उसी तरह से हम क्या ले लें 2CO गैस और प्लस में क्या डाल दें 1 O2 गैस, तो हमारे पास क्या बनेगा 2CO2 गैस। ये रिएक्शन क्या है, बहुत स्लो है। तो ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही कहा था रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर कि कितनी जल्दी बॉन्ड टूट रहे हैं और कितनी जल्दी बॉन्ड नए बन रहे हैं, उनके ऊपर क्या करता होता है, ये डिपेंड करता होता है। तो उससे ये इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी बॉन्ड अलग अलग टाइप के, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या होगा, इनमें अलग अलग होगा। तो ये हमारे पास हो जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। तो एक टॉपिक और करते हैं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये बताता है, इक्विलिब्रियम में भी हमने प्लस वन में डिस्कस किया हुआ है कि जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का, वो कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो क्या बताता है, इट टेल्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant। जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ये हमारे पास है और ये हमारे पास आगे ये कुछ बना रहा है ऐसे, तो जो रेट होगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रिएक्टेंट के मास, और साथ में क्या कर रहा है, रेज टू इट्स पावर ऑफ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसकी। तो इसको हटाने के लिए हमने लगा लिया के नोन एज रेट कांस्टेंट। के यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट, या इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। पर क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो रेट होता है वो इसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो एक्सपेरिमेंटली जो एक्सपोनेंट पावर आती है उसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। यानी ये नहीं कि यहाँ पे हमारे पास 2 है तो वो 2 पावर होगा, या 3 है तो 3 पावर होगा, या कोई पावर नहीं है तो वो डिपेंड नहीं करेगा। तो ये बात में ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा नहीं होता, इसमें चेंजेस होते हैं। चेंजेस होने की वजह से फिर क्या डिस्कस किया गया, इसको चेंज किया गया। ये इसकी पावर ए बी ना देकर इसको अलग नाम दिया गया अल्फा बीटा के टर्म्स में। यानी एक्सपेरिमेंटली हमने जो ऑब्जर्व किया उस बेस पे कि कितना ये डिपेंड करता है, उसकी टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। वो होती है हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या होती है वो, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में डेफिनेशन पूछ लेते हैं, यहाँ तक ये डिस्कस करते हैं। तो लॉ ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन भी पूछ सकते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही आप करें, और इसके न्यूमेरिकल हैं वो करें, बुक में दिए हुए नहीं तो आप ग्रुप में से मैं डाल दूँगा। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।